अगर आप किसी भी कंट्री में इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी बैठे हैं तो आप लोगों को नए रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर बेस्ड आईएलटीएस एग्जाम में पेंसिल आप लोगों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट्स आपकी रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग के ऊपर पड़ने जा रहा है। अब पेंसिल यूज नहीं होगी तो आपको पेन का यूज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों के बारे में बताने लगा हूं कि आपको पेन को अच्छे तरीके से कैसे यूज करना है। बात करते हैं कि ये जो पेपर बेस्ड आईएलटीएस एग्जाम है इसमें पेंसिल का यूज होगा नहीं, पेन के साथ क्या चीज सही मानी जाएगी, क्या चीज गलत मानी जाएगी। तो सबसे पहले हम रीडिंग और लिसनिंग की जो ट्रांसफर शीट होती है जिसके ऊपर आपको आंसर ट्रांसफर करने होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आपने वहां पे आंसर ट्रांसफर करने हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स का भला हो पाए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक रीडिंग की ट्रांसफर शीट है। तो जो सबसे पहला रूल है जिस चीज को आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप लोगों को ओवरराइट नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों को ना जैसे इसका थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज करके मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या रूल है। सपोज करो रीडिंग का पहला आंसर आपको लग रहा है कि ये ट्रू आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या आदत होती है कि वो ट्रू तो लिख देते हैं लेकिन बाद में उनको ये लग रहा होता है कि ये आंसर ट्रू नहीं है, ये आंसर फॉल्स है। तो अगर आप लोग इस ट्रू को यहां से कट कर देंगे और इसके ऊपर ही ऐसे इसको फॉल्स लिख देंगे तो ये वाला आंसर आपका गलत माना जाएगा, चाहे आपने सही भी कर दिया है। क्योंकि पेंसिल के केस में क्या होता था कि जैसे मान लो यहां पे ट्रू आंसर लिखा तो इसको हम इरेज करके इसके ऊपर फॉल्स लिख देते थे। लेकिन अगर आप लोग पेन के साथ अगर आपने ट्रू लिखा है और उसके ऊपर ही आपने इसको कट कर दिया और कट करने के बाद इसके ऊपर ही फॉल्स लिख दिया तो आपका आंसर गलत कंसिडर किया जाएगा। तो इसका सही तरीका क्या है कि जैसे मान लो आपने पहले आंसर ट्रू लिख दिया लेकिन बाद में आपको लग रहा था कि आंसर फॉल्स है तो आप लोग इसको कट कर देना है। इसको कट करने के बाद इसके आगे जाके आपने इसको जो है वो फॉल्स लिख देना है। तो ये वाला जो आंसर है बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ओवरराइट करेंगे तो आपका आंसर गलत ही माना जाएगा। दूसरा रूल बात करते हैं ब्लैंक्स की। जैसे सपोज करो आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर रहे थे और आपको एक आंसर मिला मेल, तो आपने इसके स्पेलिंग लिख दिए MELE, गलती से लिख दिए। मतलब आपको पता था कि यहाँ पे ए आना है लेकिन आपने इसको क्या किया, आपने इसको यहां से कट कर दिया और कट करके ए इसके ऊपर लिख दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, मतलब जैसे MELE यहां पे लिखा हुआ था इसके ऊपर चढ़ाकर वो ऐसे एरो बनाकर ए लिख देते हैं, तो इसको बीच में कट कर देते हैं तो ये वाला आंसर भी आपका गलत माना जाएगा। तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला आपको इसके ऊपर भी अप्लाई करना है। अगर आपने गलती कर दी है तो आपको इसको पेन के साथ कट कर देना यहाँ पे और उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग जो है उसके सामने लिख देने, तो ये वाला आंसर जो है वो आपका सही माना जाएगा। तो होपफुली आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स का भला हो पाए। अब ये सेम टू सेम रूल जैसे मैंने आपको रीडिंग के बताए हैं वैसे ही सेम टू सेम रूल लिसनिंग के भी चलेंगे। जैसे लिसनिंग की ब्लैंक्स होती है, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर वो भी देख सकते हैं। सेम टू सेम रूल, जैसे मान लो पार्क लिखा आपने लेकिन आपने कुछ स्पेलिंग गलत कर दी है तो आपको इसको कट करना है और इसके सामने जो है वो बिल्कुल सही स्पेलिंग लिख देने हैं। यहाँ पर तो वैसे मैंने ठीक ही लिखे हुए हैं लेकिन अगर आपसे गलती हो जाती है तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सेम टू सेम ऐसे ही आपको आंसर्स ट्रांसफर करते समय ध्यान रखना है ये सारी चीजों का, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद जब आप आंसर ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर करते समय आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके रिगार्डिंग भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। बात थोड़ी सी राइटिंग की कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। सपोज करो स्टूडेंट, जैसे ये किसी स्टूडेंट ने राइटिंग लिखी है जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो जैसे सपोज करिए आपने ये पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का लिखा है, इसमें आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत लिख दिया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं, वैसे ये पैराग्राफ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सपोज करो जैसे मान लो ये वाला पार्ट आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपने कुछ गलती कर दी है, तो सेम टू सेम आपको इसको ओवरराइट नहीं करना है। जैसे मैंने आपको रीडिंग और लिसनिंग के रूल्स में बताया कि आपको इसको कट करके इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना है, आपको सिंपली इसको ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे कट किया है इसको कट कर देना है। एक दो लाइंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको कट कर देना है और उसके बाद यहाँ से जो नई चीज आपको करेक्ट लग रही है वो आपने आगे लिख देनी है। अब एक और प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा होता है कि उसने पूरा सेंटेंस लिख दिया, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद उसको ये लग रहा है कि उसका सिर्फ इतना पार्ट जो है वो गलत है
और बाकी का सेंटेंस सही है, तो आपको इस सिचुएशन में भी सेम टू सेम वही चीज करनी है। आपको सारा सेंटेंस जो है वो कट करना पड़ेगा, सारे का सारा सेंटेंस कट करके दोबारा से सारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट करके लिखना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान से चीजों को करना पड़ेगा। टाइम की भी बहुत ज्यादा आपको पता है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इतना ज्यादा हम अगर कट कर करके दोबारा लिखेंगे तो काफी ज्यादा टाइम भी आपका वेस्ट होगा। और पेंसिल वाले में आपके पास एक और भी एडवांटेज होता था, कई बार हमारा पूरे का पूरा पैराग्राफ ही गलत हो जाता था, तो हम उसको इरेज कर देते थे, इरेज करके उसको दोबारा से सारा लिख देते थे। वो चीज अब नहीं चलेगी। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है कि जब आप लोग ऐसे या फिर टास्क 1 जो लेटर आती है या फिर आपको ग्राफ आता है, उसको बहुत ज्यादा अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। प्लान करके फिर आप लोगों को अच्छे से पॉइंट्स बना के यही मेरे परफेक्ट पॉइंट है, इन्हीं को मुझे एलैबोरेट करना है, या फिर यही मेरे ग्राफ की जो है बाइफरकेशन है उसकी प्लानिंग है, तो उसको आपको फाइनली जो है वो अपनी राइटिंग शीट के ऊपर लिखना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो गया है, तो सबसे आसान काम तो यही है कि आप लोगों को CDLs की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। CDLs में आपको ये कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करके उसको रेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली। तो ये सारी चीजें भाई आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी में ये रूल चलने वाला है। तो बेटर आइडिया तो यही है कि आप लोगों को CDLs की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन आने वाले टाइम में ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड IELTS आपको देखने को मिलेगी, जिसका फायदा क्या रहेगा, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। वैसे तो रिजल्ट्स ऑलरेडी बहुत जल्दी ही आ रहे हैं, 5 से 7 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाता है, जो कि पहले 13 दिन में आता था, लेकिन अब आपको 24 आवर्स में ही रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। IELTS को ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा, इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट देखिए, आजकल का टाइम जो है आपको पता हाईली कंपटीशन वाला टाइम है, तो जो दूसरे टेस्ट हैं जैसे PTE है या फिर TOEFL है, वो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जैसे कैल का टेस्ट भी आता है और सेल्पिप जो कि कनाडा का टेस्ट है वो भी आता है, तो उसके साथ कंपटीशन होने की वजह से IELTS को भी ये डिसीजन लेना ही पड़ना था। दूसरी चीज, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये काफी ज्यादा उनको सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू, अगर हम उसको कंपेयर करें पेपर बेस्ड वाले टेस्ट के साथ, क्योंकि पेपर की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक बारी उन्होंने किसी भी सेंटर में जाके कंप्यूटर इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद बार बार इन्विजिलेटर्स का खर्चा या फिर मैन पावर जो चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, वो उनको नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इनको एडवांटेज है, और इससे पेपर की जो वेस्टेज है वो भी नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि इसमें आपको फ्लेक्सिबल डेट्स मिलती हैं। पेपर वाले में आपको पता है एग्जाम 4 ही होते मंथ, अगर हम कंप्यूटर वालों की बात करें तो पूरा मंथ एग्जाम होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स को भी फायदा है, कई बार स्टूडेंट्स के पास वो डेट होल्ड करने का टाइम नहीं होता, स्पेशली जो कैनेडियन स्टूडेंट्स होते हैं बिजी होते हैं, तो आप अपनी मर्जी की डेट बुक कर सकते हैं, मर्जी का टाइम का स्केड्यूल भी बुक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता पेपर बेस्ड वाले में क्या होता है कि आप लोगों को एक फिक्स टाइम होता है, मतलब जैसे सुबह 10 साढ़े 10 बजे एंट्री होती है, 1 बजे पेपर स्टार्ट होता है, शाम को 4 बजे आप एग्जाम देके बाहर आते। लेकिन कंप्यूटर वाले में क्या है कि आपके पास 3 स्लॉट्स अवेलेबल हो, आप 9 to 12 ले सकते हो, 12 to 3 ले सकते हो, 3 to 6 ले सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये भी आपको एक फायदा मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करें अगर स्पीकिंग सेक्शन की, तो देखो वर्चुअल स्पीकिंग जो ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी चल ही रही है। वर्चुअल स्पीकिंग ऑप्शन का क्या मतलब होता है कि पहले आपको पता फेस टू फेस स्पीकिंग होती थी, तो फेस टू फेस स्पीकिंग की जगह पर आजकल आपको बहुत सारी जगह पर IELTS एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप लैपटॉप के सामने बैठेंगे और जूम के ऊपर आपकी स्पीकिंग होती है। हालांकि आपको सेंटर में जरूर जाना पड़ता है जहां पर आपकी स्पीकिंग हो रही है एग्जाम सेंटर में, लेकिन आपको लैपटॉप के सामने बैठ, उससे ये फायदा होता है कि जो लोग इन पर्सन स्पीकिंग नहीं अटेंड कर पाते उनको काफी फायदा होता है। तो ये वाली स्पीकिंग आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाली है। मतलब जो ऑफलाइन स्पीकिंग वाला चीज होता था कि हमें फेस टू फेस जाके स्पीकिंग करनी है, वो वाला काम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है 2025 में। ज्यादातर स्पीकिंग जो है वो ऑनलाइन हाई डेफिनेशन के ऊपर होने वाली। और स्पीकिंग सेक्शन में एक और अपडेट होने वाला है कि जो नए क्यू कार्ड हैं वो आजकल की मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से उसमें नए क्यू कार्ड ऐड होने वाले। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऑनलाइन एजुकेशन की बात ज्यादा होगी, रिमोट वर्क एक्सपीरियंस की बात ज्यादा होने वाली, तो कुछ क्यू कार्ड में भी चेंजेस आने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये भी चीज सुनने में आ रही है कि आने वाले टाइम में जैसे PTE एग्जाम में होता है कि आपकी सारे की सारी जो इवैल्यूएशन है वो कंप्यूटर करता है, इसमें जैसे स्पीकिंग वाला सेक्शन होता है वो एग्जामिनर इन पर्सन चेक करते हैं, लेकिन कुछ ट्रायल बेसिस के ऊपर AI बेस्ड स्पीकिंग को भी जो है वो लॉन्च किया जाने वाला है। तो आपके ऊपर कुछ ट्रायल्स किए जा सकते हैं आने वाले टाइम में, और हो सकता है ये चीज 2025 में ना हो, 26 में हो, लेकिन ये चीज भी होने वाली है कि जो इन पर्सन स्पीकिंग होती थी
उसका भी काम तमाम होने वाला है। एआई बेस्ड स्पीकिंग जो है वो आने वाले टाइम में होने, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों को टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जो ओरिजिनल मॉक टेस्ट टाइप सिमुलेटर्स हैं आईएलटीएस के, सीडीआईएलटीएस के, उसके साथ साथ जो हमारा क्रैश कोर्स है, इसका पूरा कॉम्बो बनाकर हम आपको देने वाले हैं, जिसमें हम 8 घंटे की वीडियोस देने वाले हैं, जिसमें हमने सारे मॉड्यूल्स को कवर किया है। उसमें आपको सारे मॉड्यूल की प्रेडिक्शन भी मिल जाती है, और मैं बताना चाहूंगा बहुत ज्यादा हायर चांसेस होते हैं कि जो हम आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं उसमें से पैसेजेस बहुत बड़ी रिपीट होते हैं। तो लिमिटेड से पैसेजेस हम आपको देते हैं, उसमें से बहुत बड़ी जो है वो एग्जाम रिपीट होता है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी पिछले 3 से 4 मंथ में हमारे जो पैसेजेस हैं वो रिपीट हो। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। हमारे रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे। ये आपको 3000 रुपए का कोर्स पड़ेगा। तो अगर आपको चाहिए तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।